दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्णमाला की रिवीजन क्लास को लेकर हाजिर हूं। देखिए कई बार वर्णमाला चैप्टर से बहुत सारे सवाल हमने आपको कराए हैं, लेकिन उसके अलावा भी परीक्षा में अपडेटेड सवाल आते हैं और कठिन सवाल होते हैं, तो आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं। तो चलिए वर्णमाला के सवालों पर एक बार अपना रिवीजन कर लीजिए और देख लीजिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी बन पाई है। करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च चुके हैं, तो आपके लिए तैयारी करने का एक अद्भुत मौका है। आप हमारे साथ जुड़ें और तैयारी करें। देखिए आपको तो विश्वास हो ही गया होगा कि स्टडी 91 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बेहतरीन स्टडी मटेरियल के साथ पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ज्वाइन करेंगे इन बैच को। देखिए यहां पर हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया गया, इस पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला सवाल ये आपकी स्क्रीन पर सोच समझ के जवाब दीजिएगा। लिख रहा है कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है। ये वर्ग क्या होता है सर? मैं आपको एकदम देखिए एडवांस लेवल जरूर है, लेकिन बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, घबराने वाली बात नहीं। ठीक है, देखिए वर्ग की बात करेंगे तो कुल 5 वर्ग मिलते हैं। जैसे क वर्ग मिलता है, तो क वर्ग में क्या क्या आता है दोस्तों? क आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है और अंग आता है। ठीक है, उसी तरह से अगला चलता है दोस्तों च वर्ग चलता है। ठीक है, तो इसमें आप जानते हैं क्या आता है। उसी तरह से दोस्तों ट वर्ग चलता है, उसमें भी आप जानते हैं क्या आता है। और उसी तरह से आपका त वर्ग चलता है, तो वो मैं भी आपको बता दे रहा हूं। और अंतिम में आप प वर्ग देखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा त वर्ग की बात करेंगे तो पहले आता त, फिर आता थ, त, थ, द, ध और न। ठीक है, पूछा है कौन सा त वर्ग का नहीं है, तो त वर्ग में भैया कौन सा याद रखेगा? म जो है दोस्तों ये नहीं आता। क्यों? क्योंकि म कहां पर आता है? म आता है दोस्तों प वर्ग में। तो यहां पर क्या होता है? प, फ, ब, भ और म। तो याद रखेगा म यहां पर आता है, यह प वर्ग में आता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसी के साथ याद रखेगा, मैं आपको सिखाना चाहूंगा। देखिए जो क वर्ग है ना, इसको कंठ ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ ध्वनि कहते हैं। जो च वर्ग है ना, इसे तालु ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? तालु। जो ट वर्ग है ना, इसे मूर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धा ध्वनि। ठीक है, जो त वर्ग है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे दंत ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ये सब याद रखेगा। और अंतिम में जो प है ना, इसे ओष्ठ ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो सवाल यहां से भी आता है। ठीक है, तो फिलहाल याद रखेगा यहां पर म आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बाकी मैं क्या समझाना चाहता हूं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है। लिख रहा है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन कौन सी हैं? कंठ ध्वनि अभी पीछे ही आपको बताया दोस्तों, कंठ ध्वनि में क्या क्या आता है। तो याद रखेगा कंठ ध्वनि में क वर्ग के सभी सदस्य आ जाते हैं। और क वर्ग में क्या क्या आता है दोस्तों? तो क वर्ग में आता है क वर्ग में आता है ख, क वर्ग में आता है ग, क वर्ग में आता है घ और क वर्ग में आता है अंग। ये सब आते हैं दोस्तों क वर्ग में। इसके अलावा भी याद रखिए कंठ ध्वनि और भी किसे कहा जाता है दोस्तों? ह को और विसर्ग को। ठीक है, देखिए कम लोग हैं जो ये जानते हैं, लोग यही जानते हैं कि केवल कंठ वर्ग जो है दोस्तों, या कंठ ध्वनिया जो होती है वो क वर्ग में होता है, लेकिन कम लोगों को पता है कि भाई ये ह और विसर्ग भी क्या कहे जाते हैं दोस्तों? ये भी कंठ ध्वनि के ही पार्ट है। अगर हम स्वर की बात करें दोस्तों, तो स्वर में आपने अ और आ के बारे में सुना होगा। ठीक है, ये अ आ जो स्वर है दोस्तों, यह भी कंठ ध्वनिया है। आज तो आपके सामने व्यंजन दे रहा है, कल आपके सामने स्वर दे देगा तो क्या करोगे? नहीं भैया, नितिन सर की क्लास से पढ़कर आए हैं, नितिन सर की क्लास से पढ़कर आए हैं, सवाल गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से वीडियो को लाइक करो अगर समझ में आ रहा तो। ठीक है, तो याद रखना यहां पर क्या हो जाएगा, कौन सी कंठ ध्वनियां? देखो य र तो हो नहीं सकता, क ख दोस्तों कंठ ध्वनि है। य र क्या दोस्तों? य र को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। च छ को तालु ध्वनिया कहते हैं। ठीक है, च छ और ट ठ को याद रखेगा इसको मूर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धा। तो जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1। मैंने इसके अलावा जो समझाया वो पढ़िएगा, अ पढ़िएगा, ह पढ़िएगा और विसर्ग पढ़िएगा, क्योंकि वो चीज है जो आप नहीं जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल करिए। लिख रहा हिंदी में मूर्धन्य ध्वनि दोस्तों कौन सी है वो बताइए। ठीक है, कौन सी ध्वनि? मूर्धन्य ध्वनि। आइए मूर्धन्य का हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। मूर्धन्य ध्वनि, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मूर्धन्य ध्वनियां होती कौन कौन सी हैं? देखिए मैंने आपको पीछे ही बताया कि मूर्धन्य ध्वनियों में क्या आता है दोस्तों? ट वर्ग आता है। क्या आता है? ट वर्ग। और ट वर्ग में भैया हम लोग क्या पढ़ते हैं? ट वर्ग में पढ़ते हैं ट, ठ, ड, ढ, ड ढ और अड़। याद रखिएगा। अच्छा कई लोग दोस्तों ये ट ठ ड ढ लिखते समय ना ढ के नीचे बिंदी लगाते हैं। ठीक है, बिंदी मत लगाइएगा। ठीक है, वर्णमाला में जो ट ठ ड ढ आता है, यहाँ ढ के नीचे बिंदी नहीं लगाना है। देखिए ड के नीचे बिंदी लगाया और ढ के नीचे बिंदी लगाया, ये दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, ये अलग व्यंजन होते हैं, इनको वर्णमाला में शामिल किया गया है। जो हम पढ़ते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या कितनी? तो 52। ठीक है,
वो 52 वाली संख्या में इनको जोड़ा गया है, लेकिन यहां बिंदी मत लगाएगा। कई लोग क्या करते हैं, लिखते समय बिंदी लगा देते हैं, नहीं, गलती होती है। देखिए जल्दी जल्दी में आपका हाथ चल जाता है अलग बात है, लेकिन सही गलत की पहचान होनी चाहिए। तो यहां बिंदी मत लगाएगा, बिना बिंदी के ये टठा डढ़ होता है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, जो आप स्वर पढ़ते हैं, स्वर जहां पढ़ते हैं दोस्तों, कौन सा स्वर क्या होता है, मूर्धन्य में आता है, तो याद रखेगा जो हम री पढ़ते हैं ना, ये री भी किस में आता है दोस्तों, इस री को भी हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी कम बच्चे जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप और याद रखेगा, व्यंजन में र और खटकोड़ वाला स, ये भी दोस्तों क्या होता है, मूर्धन्य होता है, ठीक है, ये भी क्या होता है, मूर्धन्य। जैसे मैंने कंठ वाले में आपको बताया कि ह और विसर्ग वो भी मूर्धन्य होता है, उसी तरह से यहां याद रखेगा र और खटकोल वाला स, ये भी क्या होता है, मूर्धन्य ध्वनियां हैं। लोग जनरली नहीं जानते, भाई नहीं जानते तो हाथ जोड़कर निवेदन है, मत जानिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन चीजों को समझिएगा। फिलहाल आइए मूर्धन्य में यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये टठा डढ़ा वाली लाइन दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बाकी जो दे रहा है जैसे चचा जजा वाली लाइन, तो याद रखेगा तालु ध्वनि है। पाफा बाबा वाली लाइन जो है दोस्तों, ये ओष्ठ ध्वनि को रिप्रेजेंट कर रहा है, त थ वाली लाइन ये दंत को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे पढ़िए, लिख रहा उच्चारण की ध्वनि दृष्टि से वह किस प्रकार की ध्वनि है, बताइए। बहुत अच्छा सवाल दे दिया, सिंपल सा पूछ रहा वो। जल्दी क्या होता है ना कि जब हम क ख ग घ पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं क वर्ग की ध्वनियां, ठीक है, तो हम देखिए कितने लोग रटने में कैसे लगे रहते हैं, लोग यही रटने का तरीका होता है, 5 स्टार लगाइएगा, इसी में सब आ जाता है, ठीक है। क वर्ग पढ़ते हैं, फिर आप च वर्ग पढ़ते हैं, च वर्ग पढ़ते हैं, फिर आप ट वर्ग पढ़ते हैं, फिर आप त वर्ग पढ़ते हैं, फिर आप जो है प वर्ग पढ़ते हैं, ये 5 वर्ग होता है, ठीक है। तो लोग यहीं तक पढ़ते हैं कि भैया चलो ये वाला कंठ याद कर लो, इसको आप तालु याद कर लो, इसको तालु याद कर लो, ट को दोस्तों मूर्धन्य याद कर लो या मूर्धा याद कर लो, उसके बाद त को दंत याद कर लो, उसके बाद प को ओष्ठ याद कर लो। लेकिन भैया एक बात बताओ, क्या प फ ब भ म के बाद कोई शब्द नहीं होता क्या, यर लव भी तो होता है। तो याद रखेगा ये जो व आता है ये किस में आता है, तो याद रखेगा व को दोस्तों दंत धन ओष्ठ दोनों में रखते हैं, ठीक है, दंत धन ओष्ठ दोनों में रखते हैं, इसीलिए इसे दंतोष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्योंकि जब व करेंगे तो आपका ओठ आकार बदलता है, ठीक है। तो याद रखेगा जिस तरह से यहां पफा बभा वाले ओष्ठ व्यंजन कहे जाते हैं, उसी तरह से वह भी ओष्ठ व्यंजन होने के साथ साथ दंत व्यंजन में भी आता है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे दंतोष्ठ के नाम से, ठीक है। अच्छा, दंत में क्या क्या होता है, तो दंत में आपने पढ़ा कि त वर्ग की ध्वनियां होती हैं। बहुत सारे बच्चे, अच्छा तालव्य में क्या होता है, देखिए तालु तालव्य एक ही बात है, घबराइए मत, इसमें च वर्ग की ध्वनियां आती हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर कंठ तालव्य का एग्जांपल क्या होगा, जहां पे कंठ और तालु दोनों आ जाए, ठीक है। तो कंठ तालु कहां पे आएगा, जैसे आप लिखते हैं ए और क्या लिखते हैं दोस्तों, ए और ऐ लिखते हैं। देखिए ए का निर्माण कैसे होता है, ऐ का निर्माण कैसे होता है, ये समझना पड़ेगा। ए का निर्माण होता है दोस्तों अ धन छोटी ई के मिलाने से, ठीक है, छोटी बड़ी नहीं, अ धन छोटी बराबर क्या होता है, ऐ होता है। तो अ क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा अ तो आपका कंठ ध्वनि होता है, और जो ई दिया है ना, ई आपका तालु ध्वनि हो जाता है। तो इसी दोनों को मिलने से क्या बन गया, कंठ धन तालु। तो हम ए को क्या कहते हैं, ए और ऐ दोनों को क्या कहा जाता है, कंठ तालव्य कहा जाता है। बच्चे कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, आप मेथड सीख गए तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ये चीजें याद रखेगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो दंतोष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा दंतोष्ठ है, देखिए थ क्या है दोस्तों, थ क्या है, तो त थ द ध आता है, तो थ जब पढ़ेंगे तो ये मिलेगा दोस्तों दंत ध्वनि के अंदर, ठीक है, ये दंत ध्वनि के अंतर्गत आता है, ठीक है। फ जो होता है दोस्तों ये ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आता है, ओष्ठ ध्वनि का हिस्सा है। म जो होता है यह भी ओष्ठ ध्वनि का हिस्सा है, यह भी ओष्ठ ध्वनि का हिस्सा है, लेकिन जो वह है याद रखेगा ये दंतोष्ठ ध्वनि का हिस्सा है, ठीक है। इसमें दंत और अभी हमने पीछे ही पढ़ा है, तो याद रखेगा यहां ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा हिंदी में ओष्ठ व्यंजन की ध्वनि कौन सी है, ओष्ठ व्यंजन कौन है, तो देखिए ओष्ठ व्यंजन में हमने क्या बताया है, याद रखेगा प वर्ग की जितनी भी ध्वनियां होती है, जैसे प हो गया, जैसे फ हो गया, जैसे ब हो गया, जैसे भ हो गया, जैसे म हो गया, तो प फ ब भ म आ गया। तो याद रखेगा यहां देखिए भ दिया है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अ की बात करेंगे तो अ कंठ ध्वनि में आता है, थ की बात करेंगे थ दंत ध्वनि में आता है, ज की बात करेंगे ज तालु में आता है, तालु या तालव्य में आता है। तो
सही उत्तर क्या है, याद रखेगा भ, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अगर हम यहां पूछ दिया मान लीजिए परीक्षा में स्वर वाले में कौन सा आता, तो स्वर वाले में ओष्ठ कौन सा है, तो याद रखेगा उ ऊ, ठीक है, उ को क्या रखते हैं दोस्तों, अच्छा यहां ओ वह जो है दोस्तों इसको अलग रखिएगा, क्यों, वह को दंत ओष्ठ कहते हैं ना, तो दंत धन ओष्ठ दोनों है, इसको अलग से खाली ओष्ठ मत मानिएगा, दंत ओष्ठ दोनों में आएगा, ठीक है। और बाकी प वर्ग मैंने आपको बता ही दिया, तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है सुनिएगा, लिख रहा है कि निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है, बता तो चुका हूं, कितनी बार पढ़ोगे, ठीक है। आओ, अगर आप स्वर की बात करते हैं तो स्वर में हमने क्या सिखाया था, याद रखेगा अ और आ, ये कंठ ध्वनि आता है। इसके अलावा दोस्तों विसर्ग को भी हम क्या मानते हैं, कंठ ध्वनि मानते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या आता है, क वर्ग की पूरी ध्वनि आ जाती है। क वर्ग की पूरी ध्वनियों में क ख ग घ और अंग आ जाता है। और हमने क्या बताया था कि ह को भी दोस्तों कहां मानते हैं, यह भी कंठ ध्वनि में आता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ई तो होगा नहीं, ई किस में आ जाएगा, ई तालव्य में आ जाता है या तालु में आ जाता है। त किस में आ जाएगा, त दंत में आ जाता है। फ किस में आ जाएगा, फ ओष्ठ में आ जाता है। ह किस में आ जाएगा, ह आपका कंठ ध्वनि हो जाएगा, और यही आपका सही जवाब है। तालियां, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। देखिए हिंदी पढ़ना हो तो नितिन सर के आ जाओ, आंख मूंद कर आ जाओ भाई। देखो आपके पास अपनी हिंदी की किताब है कि नहीं, ये बताओ। अगर अपनी हिंदी की किताब नहीं है तो फिर तैयारी कैसे कर रहे हो। अरे भाई 5000 सवाल दिए हैं, खरीद लो, ऑर्डर कर लो। सर कहां से मिलेगा, दुकान से खरीद लो। सर जाने का मन नहीं कर रहा है, घर बैठे बैठे नहीं मिलेगा क्या, वहां भी मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन से ऑर्डर कर लो, घर बैठे बैठे मिलेगा। भारत के किसी भी कोने से ऑर्डर कर सकते हो। सर बिना पैसा दिए मिलेगा क्या, हाँ बिना पैसा दिए मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। अभी मत दो पैसा, अभी ऑर्डर कर लो, जब किताब तुम्हारे पास पहुंच जाएगी तब पैसा दे देना। सर ये तो बढ़िया काम हो गया, ठीक है। तो हर चीज अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी सर कहां से मिलेगा, अमेजन से खरीद लो, फ्लिपकार्ट से परचेज कर लो, मीशो से खरीद लो, जहां से संतुष्ट हो वहां से खरीद लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ले लो। आपके पास आपकी अपनी हिंदी होनी तो चाहिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 यहां सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, आहा क्या जवाब किया है, ठीक है। सवाल पूछा है, जवाब आपको देना, ओष्ठ ध्वनि नहीं है। अच्छा देखते हैं, च दोस्तों किस में आता है, तो च आता है या तो इसे तालु कहते हैं या इसे तालव्य कहते हैं। सर ये तो पहला वाला ऑप्शन ही मिल गया, ठीक है। तो याद रखेगा बाकी का जो 3 दे रहा दोस्तों, ये किसका एग्जाम्पल है, याद रखेगा ये ओष्ठ ध्वनि का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्या है, ओष्ठ ध्वनि का एग्जाम्पल है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। लिख रहा द ध्वनि के उच्चारण का स्थान आधार होता है। द का उच्चारण होता कहां से है, देखिए अगर हम तालु की बात करें ना, तो तालु में हमने पढ़ा था च वर्ग, सीधे सीधे लिख दूं, यहां पर क्या लिख दूं दोस्तों, याद रखेगा च वर्ग। क्या पढ़ा था, च वर्ग की ध्वनियां प्लस दोस्तों जब हम स्वर की बात करते हैं तो ई जो पढ़ते हैं दोस्तों, ये भी तालु में रखे जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा दंत में हमने क्या पढ़ा था, तो दंत में हमें पढ़ा था कि त वर्ग की ध्वनियां आती हैं। तो त थ द ध द इसी में आ जाएगा दोस्तों, क्यों, तो याद रखेगा त थ द यही मिल गया आपका, द ध और न यही मिल गया आपको, ठीक है। कंठ में करिएगा मत, क्यों, क्योंकि कंठ में दोस्तों कंठ वर्ग आता है। धन क्या आता है दोस्तों, याद रखेगा अ आता है, धन आ आता है, धन विसर्ग आता है, धन ह भी आता है, ठीक है, ये सब आते हैं। ओष्ठ है दोस्तों, ओष्ठ में याद रखेगा प वर्ग आता है, प वर्ग पूरा करिएगा। और इसके अलावा क्या आता है दोस्तों, ओ आता है, औ आता है, ओ और औ याद रखेगा, ठीक है, ये भी आ जाता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल देखते जाइए, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। यहां ऊ भी कर सकते हैं, ठीक है, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ठीक है, इसमें भी हो जाता है। और अ ओ मत करिएगा, ठीक है। अ ओ क्यों नहीं करना है, सुनिए, ओ क्यों नहीं करना, पहले मेथड समझिए, ठीक है। जल्दीबाजी में कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ओ का निर्माण होता कैसे पहले समझिए। देखिए अ के साथ जब छोटा ऊ मिला देते हैं ना, तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। अ को क्या कहते हैं, अ को सर कंठ कहते हैं, ऊ को क्या कहते हैं, कंठ, उसको कंठ कहते हैं और इसको ओष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा ये क्या बन जाता है, तब तो सर एक कंठोष्ठ बन जाता है। क्या बन जाता है, कंठोष्ठ बन जाता है। सर ऐसे तो आपने ई का भी बताया था, ठीक है, सॉरी ई का नहीं, मैंने आपको ए का बताया था, ए का बताया था। ए का क्या होता है, तो याद रखिएगा ए का निर्माण कैसे होता है, सर अ के साथ ना छोटी ई लगाते हैं। अ को क्या कहते हैं, अ को कंठ कहते हैं, ई को तालु कहते हैं, ठीक है। तो तालु या तालव्य कहते हैं। तो दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, कंठ तालव्य बन जाता है। क्या बन जाता है, कंठ तालव्य। समझ में आ रहा है, तो ये समझना पड़ेगा। इसलिए जो यहां पर ओ लिख रहा है गलत हो जाएगा। याद रखेगा स्वर में क्या आ जाएगा, इनका नाम आता है। फिलहाल इस सवाल का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए और
और आगे आइए, लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य नहीं है। मूर्धन्य कौन सा नहीं है ये बताना है। आइए देखते हैं कौन सा नहीं भाई मूर्धन्य। ट वर्ग की बात करें तो ये तो मूर्धा में आता है, ट ठ ड तीनों आते हैं। मैंने आपको समझाया था जो ढक्कन वाला ढ होता है ना, याद रखेगा, ड के नीचे बिंदी लगा दिया, ढ के नीचे बिंदी लगा दिया, ये अलग होता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमने तो किताब में पढ़ा है इसे आगत व्यंजन कहते हैं। हाँ, तो इसे उत्क्षिप्त भी कहते हैं और इसे आगत भी कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है, तो याद रखेगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसको विदेशी भाषा से ग्रहण किया गया है, इसलिए इसे आगत व्यंजन या उच्छित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कहीं कहीं पर दोस्तों द्विगुण व्यंजन मिलेगा। क्या मिलेगा, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, ये भी कहा जाता है। फिलहाल ये ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है कि ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं। देखिए ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं, तो आइए संधि विच्छेद इनका करते हैं। क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। ओ का भी और औ का भी। ओ का निर्माण कैसे हुआ है, तो याद रखेगा अ के साथ छोटा ऊ लगाने से बना है। ठीक है, और औ का निर्माण कैसे हुआ है, तो अ के साथ ओ लगाने से हुआ है। बहुत सारे बच्चे यहाँ ना बड़ा ऊ लगा देते, नहीं, गलती नहीं करना आपको, ये ध्यान रखेगा। अब देखिए बना क्या, तो याद रखेगा यहां आप देखेंगे तो कंठ धन ओष्ठ मिल गया, कंठ धन ओष्ठ, और इसी से क्या बन गया, कंठोष्ठ बन गया। ठीक है, और यहां क्या हो गया दोस्तों, यहां भी कंठ, यहां भी क्या मिल गया, तो याद रखेगा कंठ धन ओष्ठ मिल गया, और यहां भी क्या हो गया दोस्तों, इसे भी कंठोष्ठ ही कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा ये किस में आ जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। तालव्य मत करेगा, मूर्धन्य मत करेगा, दंतोष्ठ मत करेगा, क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। क्योंकि कंठ और ओष्ठ वर्ड के मिलने से दोस्तों ओ और औ का निर्माण हो रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए और आगे आ जाइए दोस्तों, अगला देखते हैं। लिख रहा हिंदी में स की ध्वनि है। स की ध्वनि दोस्तों किसके अंतर्गत आती है, ठीक है, स। देखिए अगर हम बात करें ना, बड़ा वाला स दे रहा है, बड़ा वाला स याद रखेगा इसको तालव्य में रखा जाता है। ठीक है, किस में रखा जाता है, तालव्य कहिए चाहे तालु कहिए, एक ही बात है, याद रखेगा। ठीक है, अच्छा इसके पहले हमने तालव्य में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था स चर, च वर्ग जो है, ये च वर्ग भी क्या आता है दोस्तों, ये तालु में आता है। क्या आता है दोस्तों, च वर्ग भी तालु में आता है। अच्छा एक चीज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या सर केवल यही वाला स आता है क्या, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर खटकोड़ वाला स दे दिया ना तो इसको मूर्धन्य रखा जाता है। कहां रखा जाता है, इसको मूर्धन्य कहा जाता है। ध्यान रखेगा, खटकोड़ वाले स को क्या कहते हैं, मूर्धन्य, और बड़े वाले स को किस में रखते हैं, तालु में रखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या रखते हैं, तो अगर हम यहां से नहीं, यहां से करना सही नहीं है, सुनिए, इसके अलावा दोस्तों तालु में और क्या क्या रखते हैं, तो तालु में याद रखेगा 2 चीज और रखा जाता है। आपको पता है क्या रखते हैं, बताइए। याद रखेगा य और स दोनों होता है, पहले इसको याद रखेगा। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, यस, यस होता है। और जब आप स्वर में जाएंगे तो स्वर में पता है क्या होता है, स्वर में रखा जाता है किसे, छोटी ई को और बड़ी ई को रखा जाता है। ठीक है, छोटी ई को और बड़ी ई को रखा जाता है। तो ये सारी चीजें याद रखेगा। यहां क्या हो जाएगा, ये स वाला पूछा है तो तालव्य हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि कौन होती है, याद रखिएगा, पहला वाला तो कंठ ध्वनि है, दूसरा वाला तालु ध्वनि है या तालव्य ध्वनि है, और त वाला क्या दोस्तों, ये दंत ध्वनि, ये उत्तर हो जाएगा, और ये अंतिम वाला क्या है, ये ओष्ठ ध्वनि है। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 नंबर आपका जवाब हो जाएगा। लिख रहा है हिंदी में ब की ध्वनि कैसी है, प फ ब भ, तो किस में आता है दोस्तों, ये ओष्ठ में आता है। ठीक है, क्योंकि ये प वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, प वर्ग में क्या पढ़ते हैं, प पढ़ते हैं, फ पढ़ते हैं, ब पढ़ते हैं, भ पढ़ते हैं और म पढ़ते हैं। ठीक है, यहीं पर देखिए ब मिला है, इसलिए क्या हो जाएगा, ओष्ठ ध्वनि हो जाएगा। ओष्ठ ध्वनि आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा है स ख स ह क्यों छोड़ दिया, लिखो इसको भी, कर रहे किसके अंतर्गत आते हैं, तो याद रखेगा स ख स ह। अच्छा मैं आपको बता दूं, देखिए यहां से पढ़ेगा जैसे प फ ब भ म, देखिए क से लेकर के म तक जो होता है, क से लेकर म तक, इसको क्या कहते हैं, इसको स्पर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन का नाम देते हैं। इसके बाद दोस्तों य र ल और व, इन चारों को क्या कहते हैं, इन चारों को अंतस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, याद रखिएगा स ख स और ह, इसको क्या कहते हैं, इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, इनको बोलने से अंदर से, हृदय से गर्म हवा बाहर निकलती है। ऐसे हाथ लगा के बोलिएगा स
ख, श, ह लगेगा कि हवा बाहर आ रही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। और यही आपसे पूछ दिया तो अंतस्थ नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अंतस्थ कब होता, यर लव में। संयुक्त ऊष्म यहां पर हो जाएगा, ठीक है। स्पर्शी यहां पर। संयुक्त में क्या होता है दोस्तों, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है, याद रखेगा ये संयुक्त के अंतर्गत रखे जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। याद रखेगा, अगर ये क्लास देख के आपको मजा आ रहा है तो मैं खाली आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आप सोचो ना, जो इंसान फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे सकता है, फिर हमारे जो पेड प्रोग्राम होंगे, जो हमारा फाउंडेशन बैच है, जो हमारा हिंदी का इंडिविजुअल बैच है, उसमें हमने कितना मेहनत किया होगा, उसमें हमने बच्चों को सिखाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कल्पना करो खाली, ठीक है। ये फ्री वाली क्लास इतनी अच्छी चल रही है दोस्तों, आइए आंख मूंद कर परचेज करिए और पैसे के ऊपर मत जाइए, देखिए सीखने के ऊपर जाइए। आपने अगर 100 रुपए भी खर्च करके कुछ नहीं सीख पाया तो बेकार है। अच्छा, मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछूं, 5 रुपए की बेकार चाय पीना अच्छा है कि 10 रुपए की अच्छी चाय पीना अच्छा है? आप डिसाइड कर लो, ठीक है। क्योंकि मार्केट में 5 रुपए वाली चाय भी है और 10 वाली चाय भी है, तो अच्छा खराब की पहचान आपको होनी चाहिए, ठीक है। मैं नहीं कहता कि नहीं ये जो है बहुत सस्ता कोर्स है, लेकिन मैं भी नहीं कहता कि बहुत महंगा कोर्स है, ठीक है। जिस प्राइस में दोस्तों अभी आपको हिंदी दिया जा रहा है ना, उस प्राइस में समझो ये आपको टीचर बनाया जा रहा है। पढ़ाई की बात छोड़ दो, इस बैच को ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे बच्चे टीचर बन जा रहे हैं। मेरे पास कई लोगों ने फोन किया कि सर आपकी हिंदी इंडिविजुअल की क्लास लेकर हम पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, सर 2 पैसे आ रहे हैं। आप सोचो इतने कम पैसे में अगर कोई टीचर बन सकता है तो क्या बात है इस बैच की। क्वालिटी कंटेंट दिया गया, आप आंख मूंद कर आओ, ज्वाइन करो, मजा आ जाएगा दोस्तों। चलो आगे आओ। लिख रहा अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। अनुनासिक में कौन से होते हैं, जैसे जब हम क वर्ग पढ़ते हैं तो अंतिम में अंग मिलता है, जब हम च वर्ग पढ़ते हैं दोस्तों तो अंतिम में इ मिलता है, जब हम ट वर्ग पढ़ते हैं तो अड़ मिलता है। उसी तरह से दोस्तों तथा दधा न मिलता है, प फ ब भ म मिलता है। दोस्तों ये जो होते हैं ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये प्रथमाक्षर नहीं होते हैं, प्रथम अक्षर तो होता नहीं है, ये तृतीय अक्षर भी नहीं होता, तीसरा भी नहीं होता है, ये चौथा भी नहीं होता। ये क्या होता है, हर वर्ग का जो 5वां अक्षर है, अंतिम अक्षर, वही क्या कहलाता है दोस्तों, अनुनासिक व्यंजन कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये केवल केस कहां से कहां तक में दोस्तों, तो क वर्ग से लेकर के प वर्ग के बीच तक ही दोस्तों आपको मिलता है। इसके बाद तो यर लव में 5वां अक्षर मिलता ही नहीं है, यर लव तो 4 ही अक्षर है, और सख सह 4 ही अक्षर है, छत अग्र 4 ही अक्षर हैं। तो इसको याद रखेगा, एक क वर्ग से लेकर प वर्ग के बीच में दोस्तों मिलते हैं, याद रखेगा, ठीक है। तो ये 5वां अक्षर होता है, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा अयोगवाह किसे कहते हैं, ठीक है। अयोगवाह किसे कहते हैं, महाप्राण को नहीं, महाप्राण को नहीं कहते हैं, संयुक्त को नहीं कहते हैं, अल्प प्राण को नहीं कहते हैं। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को। किसे कहते हैं दोस्तों, विसर्ग को। सर विसर्ग कहां मिलता है, जैसे लिखा अह, ये क्या है दोस्तों, ये अह जो होता है दोस्तों, जब आप हिंदी वर्णमाला देखते हैं तो हिंदी वर्णमाला में स्वर पढ़ते हैं, और याद रखिएगा स्वरों की संख्या कितनी है, तो मात्र 11 है। और 11 कैसे है, तो गिन लीजिए, अ आ, छोटी अ आ, ई उ ऊ, और क्या लिख लिया, री लिख लिया। इनकी संख्या कितनी हो गई, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। अब देखिए ए ओ औ, बस यहां तक 7 और 4 कितना हो गया, 11 हो गया। याद रखेगा इसी 11 को लिया जाता है, अंग और अह को नहीं लिया जाता, ठीक है। क्यों, क्योंकि अंग अह जो होते हैं दोस्तों अलग हो जाएंगे। एक सेकंड भाई, कुछ हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अंग क्या होते हैं दोस्तों, अलग हो जाते हैं। वो विसर्ग खास करके देखिए, ये विसर्ग होता है ना, उसी तरह से जब अंग पढ़ते हैं तो परीक्षा में देता है कि भाई अंग को क्या कहा जाता है, अंग को। तो याद रखिएगा अंग को अनुस्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुस्वार। और इसी को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह का तात्पर्य क्या आता है, ये न स्वर है, न तो स्वर, न ही व्यंजन, ये दोनों में नहीं आते दोस्तों, इसलिए तो अयोग वहां में रखा जाता। तो ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा है निम्नांकित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, ठीक है। देखिए अब आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं, अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है, पहले आप ये समझ जाइए। अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है, पहले समझ जाइए, ठीक है। एक ही बार समझाने चल रहा हूं, बार बार लिखना पड़ेगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। मैं लिखूंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप समझते चलिए। अल्प प्राण जिसमें कम वायु बाहर निकले, कम वायु निकले, इतना याद रखेगा, छोटा सा ट्रिक। महाप्राण ज्यादा वायु निकले, ज्यादा वायु
वायु निकले। बस यही छोटा सा ट्रिक है दोस्तों। और ये होता कहाँ है दोस्तों, कैसे पता चलेगा सर कम वायु बाहर आ रहा है कि ज्यादा? तो याद रखेगा, आप बोलिए ऐसे हाथ लगाइए मुंह के सामने, बोलिए क, फिर बोलिए ख, तो कहेंगे ख में ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो याद रखेगा कम वायु वाले में पहला, तीसरा और पांचवा जो लाइन चलेगा वो कम वायु वाला होता है, और दूसरा और जो चौथा लाइन चलेगा वो ज्यादा वायु वाला होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। पहला जैसे हमने कहा क होता है अल्पप्राण, ख होता है महाप्राण, ग होता है अल्पप्राण, घ होता है महाप्राण, अंग होता है अल्पप्राण। उसी तरह से च होता है अल्पप्राण, छ होता है महाप्राण, ज होता है अल्पप्राण, झ होता है महाप्राण, इया होता है अल्पप्राण। यही तरीका दोस्तों, इसको याद रखेगा। दूसरा चीज क्या याद रखेंगे, दूसरा याद रखेगा भैया अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है। अघोष और सघोष। एक बात और याद रखेगा, सघोष को ही घोष भी कहते हैं, तो कोई अंतर नहीं है। ठीक है, याद रखेगा कोई अंतर नहीं है। मैं यहाँ पेन चेंज कर दे रहा हूं और फिर से आपको समझाता हूं कि ये अघोष क्या होता है, और ये दोनों चीजें आप याद रखें। देखिए जब आप पढ़ते हैं दोस्तों किसी चीज का पहला, अच्छा यहां जैसे 1 3 5 पढ़े थे, यहां 2 4 पढ़े थे, यहां दोस्तों सीक्वेंस आपका चेंज होगा। और यहां आप पढ़ेंगे दोस्तों किसके बारे में कि जब पढ़ते हैं दोस्तों सघोष में क्या होता है, तीसरा चौथा और पांचवा एक साथ होते हैं। सघोष में पहला दूसरा क्या होते हैं, अघोष में रखे जाते हैं, और तीसरा चौथा और पांचवा कहां रखे जाते हैं, ये सघोष में रखे जाते हैं। यहां वायु से मतलब नहीं, यहां नाद से मतलब होता है। ठीक है, लेकिन नाद वाद आप मत याद करिए, आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। जैसे पहला दूसरा जो क्रम होगा ना, वो क्या होंगे दोस्तों, वो अघोष में हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरा चौथा और पांचवा जो वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, वो सघोष में हो जाएगा। इसको याद रखेगा। एक चीज और याद रखेगा, सघोष वाले में सभी स्वर, जितना स्वर होता है, जितने प्रकार के हम स्वर पढ़ते हैं वो कहां होते हैं दोस्तों, सभी स्वर यहीं पर होते हैं। और इसके अलावा य र ल व और ह याद रखेगा। ठीक है, ये यहां पर चले जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखेगा। बाकी का जो बचता है दोस्तों, जैसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे पढ़ते हैं स ख श, ह मत करेगा, ह को छोड़ दीजिए, ह इधर भाग गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। ये ज्यादा टीम होती। अब आपसे पूछा अघोष और अल्प प्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण यानी कम प्राण निकले। अगर हम झ को बात करते हैं तो झ किस में आता है दोस्तों, झ महाप्राण में आता है। ये जवाब हो नहीं सकता। ट ठ ठ कहां आता है, महाप्राण में आता है। देखो ट ठ, ठ में ज्यादा हवा आया तो महाप्राण आ गया। च छ ज अल्पप्राण होता है, और क और त भी अल्पप्राण होते हैं। तो यानी हमारा जवाब 1 और 2 नहीं है, 3 और 4 में हो सकता है। लेकिन अब देखिए अघोष पूछा है, और अघोष कहां होता है, पहला और दूसरा क्रम। ठीक है, पहला दूसरा। अब देखिए ज तो तीसरे क्रम में आता है, तो नंबर 3 पे आता तो गलत हो जाएगा। पहला दूसरे में याद रखेगा क और त आते हैं। इसलिए इस सवाल का जो परफेक्ट मैचिंग है इन दोनों के मैच के हिसाब से क और त याद रखेंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। क और त ये किस में आते हैं दोस्तों, ये आपका अघोष भी है और अल्प प्राण भी है। जब तक दोनों चीजें नहीं पता होंगी आप नहीं समझ पाएंगे। आप ये देख लीजिए चार्ट, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बार बार चार्ट नहीं बनाऊंगा, इसको ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड सघोष महाप्राण है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले तो आप छांट लीजिए क, ये तो जो है अल्पप्राण होता है, ये अल्पप्राण है, तो अल्पप्राण तो आपको लेना ही नहीं है। झ महाप्राण है, ठ महाप्राण है, प भी क्या है दोस्तों, प भी अल्पप्राण होता है। तो अल्पप्राण वाला तो उत्तर हो नहीं सकता, इसको कट कर दो। बचा क्या, 2 हमारे पास बचा, या तो झ या तो ठ। अब क्या पूछा है, सघोष। और सघोष होता कहां है, तो याद रखेगा 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर की लाइन में जो होगा। झ की बात करेंगे, ठ की बात करेंगे तो ट और ठ याद रखेगा, ये 2 नंबर वाली लाइन में है। और 2 नंबर वाली लाइन क्या होता है दोस्तों, अघोष होता है। अघोष होता है, तो अघोष नहीं चाहिए हमें, सघोष चाहिए। और यहां पर क्या हो जाएगा, झ आपका जवाब हो जाएगा। यहां झ आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने याद रखेगा ये आधार हो जाएगा। और अल्पप्राण महाप्राण में क्या होगा, महाप्राण में याद रखेगा दूसरा और चौथा होता है, दूसरा और चौथा। तो हम खाली यही मैच कराएंगे। 4 नंबर पे कौन मिलेगा, झ मिलेगा 4 नंबर पे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो आओ आगे देखते हैं। लिख रहा है इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। अल्प प्राण देखिए कौन सा है, ख से ज्यादा हवा निकलती है, यह महाप्राण है। ठीक है, ये हो नहीं सकता जवाब। त थ से भी ज्यादा हवा निकलती है, यह भी क्या है, महाप्राण, ये हो नहीं सकता। प फ से भी ज्यादा हवा निकलती है, यह भी महाप्राण है, ये हो नहीं सकता। बचा क्या, च अल्प प्राण है। और अल्प प्राण मैंने क्या समझाया था, याद रखेगा अल्प प्राण मैंने समझाया था पहला, तीसरा और 5वां अक्षर। यहां कौन कौन सा, याद रखेगा पहला, तीसरा और 5वां अक्षर क्या होता है,
अल्प प्राण होता है, तो ये च किसमें आता है, पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए और आ गया, ये लिख रहा हिंदी के स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ड होते हैं। ठीक है, दूसरा और चौथा। अच्छा करा, 2 नंबर वाली लाइन और 4 नंबर वाली लाइन क्या होता है भाई, 2 और 4 कहां होता है, 2 और 4 महाप्राण होता है, 2 4 महाप्राण होता है। 1 3 5 क्या होता है, 1 3 5 अल्प प्राण होता है, 1 3 5 अल्प प्राण होता है। 1 और 2 क्या होता है, यह अघोष होता है, अघोष होता है। और 3 4 5 क्या होता है, ये सघोष होता है। सब लिख दिया, लो इतने में सब लिख दिया। तो पूछा क्या, दूसरा चौथा ना, तो दूसरा चौथा क्या है, महाप्राण है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सब लिख दिया, आप समझ जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं भाई। ठीक है, बार बार देखो, इतना हिंदी हम लोग पढ़ लिए हैं कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा महाप्राण है, ध्यान देना, महाप्राण की खासियत दूसरे और चौथे नंबर पे आएगा। क क्या होता है, क पहले नंबर पे आता है, इसलिए क्या है, यह अल्प प्राण है। क्या है, अल्प प्राण है। ग दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है, और तीसरे नंबर वाला भी क्या होता है, अल्प प्राण ही होता है। तो ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं। अंगा 5वें नंबर पे आता है, और ये भी क्या होता है, अल्प प्राण है। ठीक है, तो जो एक जवाब है वो ठ है। ठीक है, क्योंकि ठ किस पे आता है, ट ठ दूसरे नंबर पे आता है, और दूसरे नंबर वाला क्या होता है, महाप्राण होता है। और यही तो आपसे पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब हो गया। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे लिख रहा है महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। महाप्राण ध्वनियों में क्या आता है दोस्तों, बताया, महाप्राण ध्वनियों में दूसरा और चौथा आएगा, पहला दूसरा नहीं। पहला दूसरा क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है। क्या कहलाता है, अघोष। दूसरा तीसरा तो कुछ नहीं कहलाता है। तीसरा चौथा, दूसरा चौथा ये महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है, यह महाप्राण कहलाता है। पहला चौथा से कोई मतलब नहीं। तो याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, और आगे बढ़िए, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है। अल्प प्राण की खासियत क्या बताया मैंने, याद रखेगा, 1 3 5, 1 3 5 पे आएगा। क पहले नंबर पे आता है, यह अल्प प्राण है। क्या है, अल्प प्राण है, यानी, और आपसे पूछा भी अल्प प्राण क्या है, तो ये सही हो जाएगा। ख दूसरे नंबर पे आता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये महाप्राण में आ जाएगा। तो ये आपका जवाब नहीं होगा। घ चौथे नंबर पे आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर पे आता है, इसलिए ये भी क्या है दोस्तों, ये महाप्राण है। ये भी आपका जवाब नहीं होगा। त थ द ध 4 नंबर पे ध भी आता है, तो याद रखेगा, ये भी आपका महाप्राण हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें पहला तीसरा पांचवा चाहिए, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही जवाब। ठीक है, नितिन सर की क्लास में मजा आ रहा है, बताओ, ईमानदारी से बताओ, मजा आ रहा है तो यार एक लाइक करने में क्या दिक्कत है, कमेंट डालने में क्या दिक्कत है। आप बहुत मतलबी लोग हो यार। क्या है ना, कितने बार मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग कमेंट क्या करो, उससे मैं एनर्जी हमको मिलती है। अरे भाई क्लास के बदले में कुछ तो दे दो। एकलव्य इतना बड़ा आदमी अंगूठा देके चला गया, आप यार अंगूठे से लाइक नहीं कर सकते। हाँ, आप अंगूठे से लाइक नहीं कर सकते, क्या चाहिए आपको, ईमानदारी से बताओ। अगर नितिन सर आपको अच्छे से समझा पा रहे हैं विषय को, तो भाई लाइक और कमेंट तो कर सकते हो। ठीक है, बहुत कुछ मांगना चाहता हूं, अब छोटी छोटी चीज जो फ्री में देने वाली चीज है वो आप नहीं दे सकते भाई। अगर कुछ और मांग लेता आपसे तो क्या देते हैं आप। ठीक है, मुझे नहीं लगता कुछ दे पाते। आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा कामता प्रसाद गुरु जी ने, गुरु कामता प्रसाद ने बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद बताए। तो याद रखेगा दोस्तों, उनके अनुसार व्यंजन के कितने भेद हैं, याद रखेगा 2 भेद बताए गए। कितने हैं, 3 4 5 मत करिए, कितने भेद बताए गए हैं, 2 भेद व्यंजन के बताए गए हैं। किसके आधार पर, याद रखेगा बाह्य प्रयत्न के आधार पर। इसको जरूर याद रखेगा। ठीक है, कितने भेद, तो याद रखेगा 2 भेद इन्होंने बताए हैं। वो 2 भेद कौन कौन से बताए दोस्तों, तो याद रखेगा, उन्होंने कहा अल्प प्राण महाप्राण। ठीक है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर याद रखेगा अल्प और महाप्राण, ये 2 दोस्तों क्या बताया गया है, उनके अनुसार भेद बताया गया है, तो याद रखेगा। और अल्प प्राण में हमने क्या सीखा, अल्प प्राण में सीखा 1 3 5 करना। ठीक है, और महाप्राण में क्या सीखा, 2 और 4। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया। अब क्या सीखा आप समझ रहे होंगे। लिख रहा सही कथन का चुनाव करिए। आइए देखते हैं, सही कथन ढूंढने की प्रयास करते हैं। लिख रहा य और व ध्वनियां अर्धस्वर कही जाती है। ठीक है, अर्धस्वर कहे जाते हैं। अच्छा, और बताइए, लिख रहा व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता हो सकता है, हमने तो नहीं कभी सुना। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी व्यंजन स्वरों के प्रयोग से ही बोले जाते हैं, बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा गलत हो गया। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है, ये भी गलत कर दिया। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी दोस्तों, 35 रखी जाती। ठीक है, देखिए अलग अलग होता है।
काउंट के हिसाब से अलग अलग है, ठीक है, याद रखेगा। अगर हम बात करें दोस्तों वर्णमाला में कुल संख्या की तो 52 होता है, ठीक है, ये कुल संख्या है और 52 में से क्या करिए 11 स्वर को घटा दीजिए तो आपको अपना मिल जाएगा, ठीक है। अब 52 में से घटाओगे 42 हो जाएगा, एक और घटाओगे 41 हो जाएगा। तो कुछ कहेंगे 35 होते हैं व्यंजन, कुछ कहेंगे 41 व्यंजन होते हैं। उसमें क्या होता है ना, छत्रज्ञ को कई लोग जोड़ लेते हैं, कई लोग उत्क्षिप्त व्यंजन को जोड़ लेते हैं, कई लोग नहीं जोड़ते हैं, तो अलग अलग होता है, ठीक है। तो 60 तो नहीं होता है, 60 तो किसी कीमत पे नहीं है। अवधेश का विग्रह क्या होता है, अवधन्धोष, यह भी गलत दे दिया। चलो कोई बता दे मुझे अवधेश का संधि विच्छेद नहीं, अवधेश का, हाँ, संधि विच्छेद क्या होता है, ईमानदारी से बताना अवधेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखेगा जब यहां पे करेंगे तो आएगा अवध, यही आएगा ना, धन ईस, क्या आएगा दोस्तों, जैसे रमाधन ईस आता है रमेश, उसी तरह से अवधन ईस बराबर क्या हो जाता है, अवधेश हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका गलत दे दिया, जो सही है दोस्तों यही है। याद रखेगा य, र, ल और व, याद रखेगा संयुक्त रूप से इसे क्या कहते हैं, इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इसे हम अर्ध स्वर में भी रखते हैं, ठीक है, अर्ध स्वर, खास करके अर्ध स्वर में या व, और किसको रखा जाता है दोस्तों, व को रखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने पढ़ा कि व को क्या कहते हैं, व को दंतोष्ठ भी कहते हैं, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। सवाल कभी आ सकता है, इंपॉर्टेंट भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। इनमें से अंतस्थ वर्ड कौन से होते हैं, तो य र ल व होता है। अंतस्थ में क्या आता है, य र ल और व, इसी चारों में से कोई एक होगा। तो देखो व दे दिया और यही सही जवाब हो जाएगा। त तो दोस्तों होगा नहीं, क्योंकि त किस में आता है, तो त दंत ध्वनियों में आता है। अय किस में आता है, तो अय का निर्माण होता कैसे, तो अधन ई से होता है, तब अय बनता है। और अय क्या होता है, कंठ धन तालव्य, तो हो जाता है कंठ तालव्य हो जाता है, ठीक है। तो कंठ तालव्य हो जाएगा। ओट, ये क्या हो जाएगा, ओ, तो याद रखेगा कंठोष्ठ हो जाता है। ये भी आपको समझा दिया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही जवाब, ठीक है। और आगे चलिए, लिख रहा है इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ कौन सा नहीं है, तो य र ल व, यह ब दोस्तों नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ब जो होता है दोस्तों ये ओष्ठ ध्वनि में आता है। ब किस में आता है, प वर्ग में आता है। प वर्ग में क्या क्या आता है, प आता है, फ आता है, ब आता है, यही ब है, ठीक है, और भ आता है और म आता है, ठीक है। तो याद रखेगा यहाँ ब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा है इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कौन नहीं है, तो स्पर्श व्यंजन याद रखेगा क से लेके म तक के बीच में आते हैं, ठीक है, वो स्पर्श होते हैं। तो क से लेके म में देखिए य नहीं आता है, यह स्पर्श न होकर के अंतस्थ व्यंजन का प्रकार है। या फिर इसे क्या कह सकते हैं, इसे अर्ध स्वर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसे हम अर्ध स्वर कह सकते हैं। इसको भी याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। लिख रहा है इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है। अवधि में दोस्तों कौन सी ध्वनि नहीं होती आपको बताना है। तो लिख रहा है क ड़ न म, ठीक है। अवधि में क्या नहीं होती है, अवधि दोस्तों क्या है, ये एक भाषा। और अवधि किसके अंतर्गत आता है, मैंने आपको बताया था अवधि आता है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी का जन्म किससे हुआ है, याद रखेगा इसका जन्म माना जाता है अर्ध मागधी से। किससे माना जाता है, अर्ध मागधी से माना जाता है। इसके अंदर अवधि भी आता है, इसके अंतर्गत दोस्तों बघेली भी आता है, कल ही पढ़ाया था। और इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ी भी आता है। क्या आता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ी भी आता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, यह भी हो जाता है, ठीक है। फिलहाल यहां बात करेंगे क्या नहीं आता, तो ड़ शब्द नहीं आता, ठीक है। अवधि में अड़ शब्द नहीं आता है, इसको ध्यान रखेंगे। इससे कई सारे शब्द हैं जो अवधि में नहीं आते हैं। जैसे स को ख लिखा जाता है, अगर हम कहें स, तो अवधि में याद रखेगा स को क्या लिखा जाता है दोस्तों, अवधि में स शब्द में नहीं आता है। अवधि में स के जगह पर क्या शब्द आता है, ख शब्द आता है। उसी तरह से ड़ शब्द नहीं आता है, ड़ शब्द में नहीं आता, ड़ के जगह पे क्या लिखा जाता है, न शब्द आता है, ठीक है। आप देखेंगे रामचरितमानस दोस्तों पूरी अवधि में लिखी गई है, वहां पर आप इसे पाएंगे। इसी तरह से बड़ा स नहीं आता, छोटा स आता है, ठीक है। तो इन सब बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आएगा। दोस्तों बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो यूट्यूब पर निःशुल्क आपको पढ़ाए गए हैं। ये उन्हीं का दोस्तों हैंड रिटन नोट्स है, जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा किताबें भी आई हैं। भाई किताब तो आपके पास होना चाहिए, अगर किताब नहीं है तो फिर बेकार है, ठीक है। तो तैयारी करिए, थोड़ा सा किताब उताब रखिए अपने पास, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त हो रही है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।